देखो कक्षा 12वीं में रसायन शास्त्र में फर्स्ट टॉपिक है द सॉलिड स्टेट और ये हिंदी में ठोस अवस्था कहलाता है। ठीक है, ठोस अवस्था पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें ठोस के बारे में, द्रव के बारे में और गैस के बारे में, इन तीन चीजों के बारे में हमें आइडिया होना चाहिए। ठीक है, भौतिक के अनुसार कोई पदार्थ है, उसमें एक गतिज धारणा या काइनेटिक कंसेप्ट होता है कि कोई पदार्थ किन कणों से मिलकर बना है। तो उसमें एक टॉपिक होता है अवयवी कणों का। अवयवी कणों का, तो अवयवी कण कौन से होते हैं? नंबर फर्स्ट, अणु हो सकता है, परमाणु हो सकता है, आयन हो सकता है। अवयवी कण किसी भी पदार्थ के लिए या द्रव्य के अंदर तीन चीजें हो सकती हैं भौतिकता के आधार पर, अणु, परमाणु या आयन। इन्हें मौलिक कण या अवयवी कण कहते हैं। यदि यह पार्टिकल बहुत सीमित दूरी पर है, इनकी न्यूनतम डिस्टेंस है, तो वो ठोस को प्रदर्शित करते हैं। यदि इनकी डिस्टेंस अणु, परमाणु, आयन की डिस्टेंस थोड़ी अधिक है तो वो द्रव को रिप्रेजेंट करते हैं, और यदि यह अधिकतम दूरी पर हैं पार्टिकल्स तो वो गैस को रिप्रेजेंट करते हैं। अब अपन को सॉलिड के बारे में, ठोस के बारे में पढ़ना है कि ठोस की परिभाषा क्या होती है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। सॉलिड की परिभाषा होती है, वैसे तो आपने पढ़ा होगा कि पदार्थ की एक चौथी अवस्था भी होती है जिसे प्लाज्मा कहते हैं। जैसे प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है। प्लाज्मा है क्या? प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है। इसमें इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के अंदर होते हैं, आयन अवस्था में होते हैं। अभी हम ठोस का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले ठोस क्या है? ठोस कोई भी वस्तु है, वो रिग्ड है, दृढ़ है, वो ठोस है। ठोस की विशेषता होती है कि उनका निश्चित आकार होता है, निश्चित ज्योमेट्री होती है, निश्चित उनके गलनांक होते हैं, निश्चित क्वथनांक होते हैं और निश्चित उनका घनत्व होता है। ठोस की ये परिभाषा है। ठोस एक ऐसी अवस्था है जिसमें अवयवी कण यानी अणु, परमाणु या आयन जिससे पदार्थ बना हुआ है वह एक निश्चित दूरी पर होते हैं, उनके गलनांक निश्चित होते हैं, क्वथनांक निश्चित होते हैं और घनत्व भी निश्चित होते हैं, लेकिन सभी उच्च होते हैं ठोस अवस्था में। जो भी पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स अत्यंत यानी उनके अंदर की न्यूनतम डिस्टेंस जो है, अणुओं की जो दूरी है वो एकदम कम होती है, न्यूनतम होती है। उसे अंतर आणविक दूरी भी कहते हैं। दूरी कम होती है और ऐसी अवस्था के सभी पदार्थ ठोस में आते हैं। ठोस में कौन कौन से पदार्थ होते हैं? ठोस में नमक हो सकता है, शक्कर हो सकती है, यूरिया हो सकती है। ठीक है, भौतिक गुणों के आधार पर अगर इसको हम देखें, इसके मोस्टली गुण आकार व आयतन निश्चित होते हैं ठोस और। नंबर दूसरा, इनमें दृढ़ता होती है, माने ये रिग्ड होती है। थर्ड, इनकी डेंसिटी जो है वो हाई होती है, माने जो घनत्व है ये उच्च होती है। और अंतर आणविक दूरी अत्यंत कम होती है। इसलिए अगर हम इसके डायग्राम को भी देखें तो इसके डायग्राम को हम ऐसे देख सकते हैं कि जो अणु बिल्कुल पास हैं पार्टिकल्स, वो सॉलिड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये सॉलिड अवस्था है। यदि मान लो ये पार्टिकल्स थोड़े डिस्टेंस पे होते हैं सपोज, तो ये द्रव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और यदि और ज्यादा अवयवी कणों की डिस्टेंस बहुत ज्यादा होती तो निश्चित है ये गैस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम यहां द्रव और गैस की चर्चा नहीं करके पहले हम ठोस की चर्चा करेंगे। ठोस के लिए सबसे पहली प्रॉपर्टीज है कि आकार और आयतन निश्चित होना चाहिए, उनकी आंतरिक अणुओं की दूरी है वो न्यूनतम होना चाहिए, उनके घनत्व उच्च होना चाहिए और दृढ़ता होना चाहिए, वो रिग्ड होना चाहिए।
अवयवी कणों के आधार पर हम फिर ठोसों का वर्गीकरण करेंगे। कोई भी वस्तु हम देखें विद्यालय के अंदर ही, तो इसमें बोर्ड है, चाक है, डस्टर है, टेबल है, सारी चीजें सॉलिड है। तो ये व्यवहारिक जीवन में जो वस्तुओं का उपयोग कर रहे हैं वे ठोस हैं। अब अवयवी कण जो होते हैं, अणु, परमाणु, आयन, इन तीनों के आधार पर यदि हम इनका क्लासिफिकेशन करें सॉलिड का, तो वो दो प्रकार से वर्गीकृत होते हैं। फर्स्ट क्रिस्टलीय ठोस और सेकंड अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस हम सुबह से शाम तक जो भी घरेलू उपयोग में वस्तुएं लाते हैं और उनका उपयोग करते हैं, उन्हीं में से हम कई वस्तुएं इकट्ठी रख के उनको क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे हमारे पास शक्कर है, नमक है, रबड़ है, कुछ भी है, इनको हम डिवाइड कर सकते हैं। किस तरीका से? जैसे क्रिस्टलीय की डेफिनेशन है क्रिस्टलीय ठोस की, वे ठोस जिनमें या जिनके अवयवी कण, अणु, परमाणु या आयन निश्चित ज्योमेट्री प्रदर्शित करते हैं। फर्स्ट, वे दृढ़ होती हैं, उनमें विसरणशीलता कम होती है, असंपीडितता का गुण होता है, उनके गलनांक उच्च होते हैं, कण एक निश्चित रूप से व्यवस्थित होते हैं और वो वास्तविक ठोस भी होते हैं। परंतु कुछ प्रतीत होते हैं ठोस, लेकिन वे वास्तविक ठोस नहीं होते हैं। जैसे बर्फ या कांच आभासी ठोस होते हैं। तो अक्रिस्टलीय वो होते हैं जिनकी आकृति निश्चित नहीं होती है, जिनकी ज्यामितीय स्ट्रक्चर निश्चित नहीं होता है। नंबर दूसरा, उनके गलनांक कम होते हैं, कण अव्यवस्थित रहते हैं, अंतराणु दूरी निश्चित नहीं होती है और आभासी ठोस होते हैं। जैसे कांच है, रबर है, प्लास्टिक इत्यादि। हम क्योंकि स्टडी कर रहे थे क्रिस्टलाइजेशन और नॉन क्रिस्टलाइजेशन सॉलिड की, परंतु हम अगर उन्हें देख के, पार्टिकल्स को देखें, उनके व्यवहारिक जीवन में एग्जाम्पल, उनके मटेरियल को देख करके स्टडी करें तो और हमें बड़ा आसान लगता है। जैसे हमने ये नमक के क्रिस्टलों को देखा, ये नमक के क्रिस्टल है और हम जानते हैं इनकी निश्चित ज्यामिति होती है, यह क्रिस्टलीय ठोस होती है। इनका गलनांक नमक का 820 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। हम कह सकते हैं जब इसका गलनांक 820 डिग्री सेंटीग्रेड है तो ये हाई मेल्टिंग पॉइंट है, इनका उच्च गलनांक होता है। दूसरा, शक्कर के क्रिस्टलों को भी हम देख सकते हैं। ये शक्कर के क्रिस्टल हैं, ये भी क्रिस्टलाइजेशन में आते हैं। इसकी निश्चित ज्योमेट्री होती है। कोई भी पार्टिकल्स देखें शक्कर के एक दाने को घनीय आकार का होगा, तो जिनकी निश्चित ज्यामिति होती है वे क्रिस्टल में आते हैं। इससे और भी कई प्रकार के एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, ये है और भी देख सकते हैं। जैसे बालू है, रेत भी एक माना क्रिस्टलाइजेशन में आ रही है। और ये देखिए नेक्स्ट, ये पार्टिकल्स हैं, डिफरेंट विभिन्न प्रकार की पार्टिकल्स। तो ये पार्टिकल्स बहुत नजदीकी, मतलब इनकी डिस्टेंस कम होती है और कम डिस्टेंस पर होकर ठोस अवस्था को ग्रहण कर लेती है। इसी प्रकार से अक्रिस्टलीय कंडीशन अगर हम देखें तो अक्रिस्टलीय कंडीशन जो होती है वो द्रवों में होती है। द्रव में हम देखें कि इसमें अणु जो होते हैं वो रिक्त नहीं होंगे। हम किसी द्रव में प्रकाश आपतित करके भी देख सकते हैं। और रबर, प्लास्टिक जैसी चीजें वो अक्रिस्टलीय ठोस में। अब इसके बाद ये नमक, शक्कर, यूरिया, रबर, प्लास्टिक, कांच, इनको डिस्ट्रीब्यूट क्लासिफाई करें तो ये नमक है, शक्कर है, यूरिया, ये क्रिस्टल के एग्जाम्पल हैं। और रबर, प्लास्टिक और कांच ये अक्रिस्टल के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट अब इसके बाद सिलेबस के अनुसार अपन चलेंगे। तो सिलेबस में सबसे पहले है यूनिट सेल। यूनिट सेल, इकाई सेल, इसे कहते हैं इकाई कोशिका या इकाई सेल। यूनिट सेल को डिफाइन करना है
किसी भी पदार्थ का यूनिट सेल वह सेल होता है जो संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण करता है। या हम यह भी बता सकते हैं कि किसी भी पदार्थ की सबसे सूक्ष्म इकाई, सबसे छोटी इकाई यूनिट सेल होती है। एग्जाम्पल फॉर इस डायग्राम से हम यूनिट सेल को क्लियर कर सकते हैं और बहुत अच्छी तरह से हम इसको समझ सकते हैं। देखिए, ये डायग्राम है, ये एक मकान की दीवार है, ये मकान की एक दीवार है और इस दीवार का एक ईंट अगर देखा जाए, एक ईंट, तो ईंट एक यूनिट सेल है। तो हम इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? किसी पदार्थ, ये पदार्थ हो गई पूरी दीवार, और इस पदार्थ का सूक्ष्म भाग, सबसे जो छोटा पार्टिकल्स है, सबसे छोटा पार्ट है, इस पार्ट को हम कह सकते हैं कि दीवार के लिए ये ईंट एक यूनिट सेल है। दूसरे ढंग से इसकी परिभाषा कैसे बताएंगे? किसी पदार्थ का सबसे सूक्ष्म भाग यूनिट सेल है, या यूनिट सेल वह सेल होता है जो संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण करता है। अगर हम संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण कर रहे हैं तो निश्चित है कि उसका जो छोटे से छोटा पार्ट, अवयवी कण होगा, वो यूनिट सेल होगा। जैसे हम कहते हैं कि कोई पदार्थ अणु से मिलकर बना है, या परमाणु से मिलकर बना है, या आयन से मिलकर बना है। तो इन तीन में से जिससे भी पदार्थ बना हुआ है, उस पार्टिकल्स को कहते हैं हम यूनिट सेल। जैसे हम नमक की तुलना में शक्कर के क्रिस्टलों को देखें तो नमक के पार्टिकल्स बड़े हैं, परंतु इसका छोटा सा पार्ट अगर देखें और वो छोटे से छोटा पार्ट होगा, वो नमक क्रिस्टल के लिए एक यूनिट सेल होगा। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, अब आता है नेक्स्ट डेफिनेशन है इसमें यूनिट सेल के बाद, जालक बिंदु। जालक बिंदु, इसे इंग्लिश में लेटेस्ट पॉइंट भी कहते हैं, या जालक बिंदु। जालक बिंदु क्या है? किसी भी क्रिस्टल में या किसी भी पदार्थ में, चाहे वो घनी क्रिस्टल हो या अन्य कोई क्रिस्टल हो, सपोज घनी क्रिस्टल को लेकर के हम इसका अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि लेटेस्ट पॉइंट क्या हो। तो इस घन में कोई क्रिस्टल घनी है, जैसे नमक का क्रिस्टल, तो इसमें ये जो कॉर्नर पे जो डार्क पॉइंट शो हो रहे हैं, ये सभी लेटेस्ट पॉइंट हैं। हिंदी में इन्हें जालक बिंदु भी कहते हैं। इस तरीके से तो इसको हम शो करेंगे कि ये एक लेटेस्ट पॉइंट है, जालक बिंदु है। अब जालक बिंदु की डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? किसी पदार्थ के जालक बिंदु वह बिंदु है जो घन के कोनों को निर्दिष्ट करते हैं, या पदार्थ के कोनों को निर्दिष्ट करते हैं, उन्हें हम जालक बिंदु। किसी भी पदार्थ का जालक बिंदु वह बिंदु है जो उसके कोनों को निर्दिष्ट करते हैं, जालक बिंदु कहलाते हैं। इस घन के आधार पर जालक बिंदुओं को हम तीन प्रकार से यूनिट सेल का जो क्लासिफिकेशन करते हैं वो होता है, फर्स्ट एससीसी, सेकंड बीसीसी और थर्ड एफसीसी। एससीसी का मतलब होता है सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, हिंदी में सरल घनीय जालक, सरल घनीय जालक। सेकंड होता है बीसीसी, बॉडी क्यूबिक क्रिस्टल, यानी अंतः केंद्रित घनीय जालक, अंतः केंद्रित घनीय जालक। थर्ड होता है फेस क्यूबिक क्रिस्टल, यानी फलक केंद्रित घनीय जालक, फलक केंद्रित घनीय जालक। इस प्रकार से
जालक बिंदुओं को जब यूनिट सेल को क्लासिफाई करते हैं तो उसमें हम 3 प्रकार के घनीय स्थलों का अध्ययन करते हैं। फर्स्ट एससीसी, बीसीसी और एफसीसी। अब एससीसी क्या है, बीसीसी क्या है और एफसीसी क्या है? सबसे पहले हम इस घनीय स्थल में देख रहे हैं कि जो लैटिस पॉइंट है वो केवल कोनों को निर्दिष्ट कर रहा है। तो यदि कोई इस प्रकार का घनीय स्थल है कि जिसके जालक बिंदु केवल कोनों को निर्दिष्ट करते हैं तो उसे हम एससीसी सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल कहते हैं। सपोज अगर कोई जालक बिंदु केंद्र के अंदर विद्यमान है तो उसको हम फिर एससीसी ना बोलकर बीसीसी बोलते हैं, बॉडी क्यूबिक क्रिस्टल। बॉडी के अंदर क्यूबिक क्रिस्टल में बॉडी के अंदर एक जालक बिंदु है, और यदि इस जालक बिंदु को हटा करके हम प्रत्येक फलक पर जालक बिंदु शो करते हैं तो यह एफसीसी फेस क्यूबिक क्रिस्टल कहलाता है। इस प्रकार से इसको हम कंप्लीट भी कर सकते थे, इस तरीके से ऐसा कंप्लीट भी कर सकते थे। कुछ राइटर्स ने ऐसे भी एक्सप्लेन किया स्ट्रक्चर को एफसीसी के इस तरीके से हम बना सकते हैं। तो ये था एससीसी, बीसीसी एंड एफसीसी।